हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर इकाई 4 लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, टिप्पणी लिखें। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं 1 साकेत, 2 यशोधरा, 3 द्वापर, 4 भारत भारती, 5 जय भारत, 6 पंचवटी, 7 झंकार, 8 जयद्रथ वध, 9 त्रिपदगा, 10 कुणाल गीत, 11 नहुस, 12 काबा और करबला, 13 विश्व वेदना, 14 विष्णुप्रिया आदि। इनके अतिरिक्त 1 चंद्रहास, 2 तिलोत्तमा, 3 अनंत गुप्त जी द्वारा रचित गीति नाट्य है, 1 वीरांगना, 2 मेघनाथ वध, 3 स्वप्नवास वदत्त। क्रमशः बंगला, संस्कृत और फारसी से अनुदित रचनाएं हैं। भारत भारती अपने समय की लोकप्रिय रचना मानी जाती है। प्रश्न 2, टिप्पणी लिखें। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना। उत्तर, गुप्त जी एक सच्चे राष्ट्रभक्त कवि थे। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता की जो धारा भारतेंदु युग में आरंभ हुई वह गुप्त जी की कविताओं में विकास पाती है। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत पद्यांशों के प्रणयन के कारण ही राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीयता इनके काव्य का मूल स्वर है। जर्जर वर्तमान को बिंबित करते हुए उन्होंने लिखा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिल के हम सब, ये समस्याएं सभी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गुप्त जी सच्चे अर्थों में एक युग प्रतिनिधि या राष्ट्र कवि थे। उन्होंने काव्य में युग की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी समस्याओं का अंकन किया। साथ ही महान कवि होने के नाते समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया। उनके काव्य में युग चेतना का व्यापक सन्निवेश है। उनकी पावन वाणी का परिधान धारण करके भारत की सांस्कृतिक साधना साहित्य की भूमि पर दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित हुई। गुप्त जी ने प्राचीन परंपराओं की रूढ़ियों को त्याग कर युग के अनुरूप नवीन विचार एवं भाव ग्रहण किए। साकेत के द्वारा उन्होंने मानव समाज को निष्काम कर्म, सात्विक जीवन, आत्मगौरव, निस्वार्थ सेवा, कर्तव्य परायणता, सामाजिक समानता, मानवता, समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदान, समन्वय की भावना आदि को उच्च संदेश दिए। क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। गुप्त जी ने स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है यह मूल मंत्र लोगों में फूंक दिया। जन्मसिद्ध अधिकार को खोकर बैठे रहने वालों पर गुप्त जी व्यंग्य प्रहार करते हुए अपनी लघु काव्य रचना जयद्रथ वध के माध्यम से कहा, दुख सुख जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्याय अर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों ने पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। बात तो सही है। इस प्रकार कदम से कदम मिलाकर चलती हुई राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति गुप्त जी की संपूर्ण साहित्य यात्रा स्वतंत्रता संग्राम के साथ हुई है। जो कहानी राजनीतिक स्तर पर देश के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जागरण की कहानी गांधी जी लिख रहे थे, उसकी सार्थक परिणति गुप्त जी की काव्य में देखी जा सकती है। राष्ट्र कवि की रचनाओं में देश के लिए देखा गया राष्ट्रपिता का सपना साकार होकर हमारे सामने पूर्व प्रभाव के साथ आया है। प्रश्न 3, निराला और मुक्त छंद पर निबंध लिखिए संक्षेप में। उत्तर, कविवर निराला काव्य को निसर्ग तथा बंधन मुक्त अवस्था में देखने के इच्छुक हैं। वे उसकी इस स्वतंत्र चेतना में भविष्य के कल्याण के दर्शन करते हैं और यही कारण है कि उन्होंने भाषा, भाव और छंद तीनों ही क्षेत्रों के बंधन का विरोध किया है। यद्यपि यह सत्य है कि भारतवर्ष के प्राचीन कवि संस्कृत में अपने काव्य का छंदोबद्ध अवस्था में उपस्थित करके ही सौंदर्य का विधान कर सके थे, तथापि यदि हम छंद बंधन का त्याग कर काव्य शैली को अनियंत्रित रीति से भी मधुर गति का उल्लास दे सकें तो यह निश्चय ही गलत नहीं है। हमारे कवि ने इसी सिद्धांत को लेते हुए अपने काव्य में एक ओर तो छंद योजना का आदर्श रूप उपस्थित किया है और दूसरी ओर मुक्त छंद के अति वैषम्य में भी एकत्व का उद्भावन किया है। वास्तव में उन्होंने छंद शास्त्र की प्राचीन मर्यादाओं का विरोध कहीं भी नहीं किया और सर्वत्र यही चेष्टा की है कि छंद के कारण उनके काव्य का प्रवाह अवरुद्ध न होने पाए। इसी कारण उनकी मुक्त छंद में लिखी कविताओं में भी हमें कहीं कहीं छंद की प्राप्ति हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निराला छंद में प्रणीत काव्य में हृदय के विशिष्ट प्रतिनिधित्व के दर्शन करते हैं और प्रतिनिधि सृष्टि के कारण उसमें स्वाभाविकता को विशेष सन्निहित मानते हैं। यह कविता इसका प्रमाण है। मुक्त छंद सहज प्रकाशन, वह मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। मुक्त छंद के विषय में यह धारणा स्वाभाविक ही है। इसमें आशा का मंगलमय संदेश निहित है ही, साथ में इसमें एक सौंदर्यवादी कवि के अनुकूल निसर्ग काव्य रचना का दृष्टिकोण भी संपूर्णतः निखर उठा है।
छंद का भाषा से सहज मेल होता है। कवि ने इस तथ्य की हृदयंगम कर अपनी भाषा को उपयुक्त स्तर पर आयोजित करते हुए उसमें एक विशेष गति का विधान किया है। भाषा के विषय में उनका दृष्टिकोण स्पष्टतः सांगीतिक चेतना के आयोजन पर आधारित है। वे हिंदी के गीतकाव्य सृष्टाओं में प्रमुख स्थान रखते हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक भौतिक आदर्श उपस्थित किए हैं। प्रश्न 4, वह तोड़ती पत्थर काव्य की समीक्षा कीजिए। उत्तर, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि निराला जी ने इलाहाबाद में सड़क किनारे एक पत्थर तोड़ती महिला का कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया है। गर्मियों के दिन थे, कड़ी धूप में एक मजदूर स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। पत्थर तोड़ते तोड़ते दोपहर हो गई थी। जिस पेड़ के नीचे वह स्त्री बैठी हुई थी वह पेड़ छायादार नहीं था, परंतु विवशतावश उसी पेड़ के नीचे बैठकर काम कर रही थी। उसके हाथ में भारी हथौड़ा था जिसे वह पत्थरों पर बार बार चोट मारती थी। उसके सामने ही दूसरी ओर घने वृक्षों की पंक्ति, अट्टालिकाएं और परकोटे वाली कोठियां थी। इस कविता का रचनाकाल सन 1935 है। इसी सन में भारत में प्रगतिवादी रचनाओं का परिणय प्रारंभ हुआ था। निराला जी की प्रस्तुत कविता प्रगतिवादी काव्य धारा की ही कविता है, जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। वह तोड़ती पत्थर काव्य अवतरण, भाव, भाषा और कलात्मक की दृष्टि से अद्वितीय प्रतीत होता है। प्रश्न 6, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, पंत का रचना काल लगभग 4 दशकों से विस्तीर्ण है। इस अवधि में प्रकाशित रचनाओं पर सरसरी निगाह डालते ही स्पष्ट हो जाता है कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अधिक योग प्रकृति, उसके भांति भांति के सौंदर्य तथा उसके पीछे छिपी शक्ति का रहा है। सच तो यह है कि उनके काव्य को यदि प्रकृति काव्य कह दिया जाए तो अत्युक्ति न होगी। उनके काव्य में प्रकृति के सभी रूपों का वर्णन हुआ है। पंत जी को प्रकृति से असीमित प्रेम है। इसका कारण कोमल कल्पना के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म प्रकृति के सुरम्य गोद अर्थात कूर्मांचल के कौसानी नामक स्थान में होना है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य सर्वत्र बिखरा हुआ है। क्यों हिला डाला ना? पंत की छायावादी प्रकृति उनकी छायावादी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव तथा गुंजन काव्य कृतियों में प्राप्त होती हैं। इन रचनाओं में कवि का प्रकृति के प्रति भारी आकर्षण रहा है। पंत जी के काव्य में आलंबन रूप में, अलंकारिक रूप में, रहस्यात्मक रूप में, मानवीकरण के रूप में, उपदेशिका के रूप में, लोक शिक्षा के रूप में, मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण हुआ है। पंत जी की प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रकृति के कोमल और मधुर रूप का चित्रण ही अपने काव्य में अधिक किया है। प्रश्न 7, टिप्पणी लिखे। पंत काव्य के विभिन्न सोपान। उत्तर, सौंदर्य और प्रेम के कवि पंत अतिकाल तक सूक्ष्म की साधना में लीन न रह सके। कवि का अतृप्त मन फिर स्थूल की ओर उन्मुख होता है। कवि की आत्मा में प्रगतिवादी विचारधारा कार्य करती है। गुंजन से पूर्व प्रकृति प्रधान और मानव गौण था। अब तक कवि प्रकृति प्रधान रचना करता था और मानवीय दृष्टिकोण से रचनाएं नहीं की थी। कवि के दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ ही उसकी दृष्टि मानव पर जमी। अब कवि प्रकृति को मानव के दृष्टिकोण से देखने लगा। प्रकृति क्रियाकलापों में मानव की ही छाया है। सीखा तुमसे फूलों ने मुख मन देख मुस्काना, तारों ने सजल नयन हो करुणा किरणें बरसाना। सीखा हंसमुख लहरों ने आपस में मिल खो जाना, अली ने जीवन का मधु पी मृदु राग प्रणय के गाना। अरे कहना क्या चाहते हो? कवि की कल्पना निराधार शून्य में घरौंदे बनाना छोड़कर इस पृथ्वी पर अपने पैर टिकाती है तो उसे मानवता की सुंदरता के दर्शन होते हैं। सुंदर है विहंग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबकी मिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि से चिर निरूपम। कवि भू पर स्वर्ग की स्थापना मानव द्वारा कर सकता है, पर कब? जब बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के सुधारों का प्रसार हो। जाति वर्ण भाषा भेद के साथ धनी निर्धन का भेद मानव की प्रगति में बाधक है। मानव को इन्हें पहचानना पड़ेगा तथा इनको अपने मन से दूर निकाल कर फेंकना होगा। युगवाणी की खोज नामक कविता में कवि ऐसे मानव की खोज में है जो कि आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से पालो, देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यौनिका आज उठा लो। समझ रहे हो? इस प्रकार हम देखते हैं कि पंत जी अपने युग के अनेक प्रगतिवादी कवियों से कहीं आगे है। उनके प्रगतिवाद में सभ्यता तथा शिष्टता की एक गुंज है। पंत जी का विश्वास है कि यदि मानव अकेला सुधर जाए तो प्रकृति में उसके सुखोपभोग
के लिए पर्याप्त साधन है जिनका प्रयोग करके मानव समाज पूर्णतः सुखी रह सकता है, किंतु इसके लिए उससे सर्वप्रथम मानव बनना पड़ेगा। मानव यदि मानव बन सका तो उसके लिए इसी पृथ्वी पर ही कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाएगा। कवि ने अपने काव्य में सर्वत्र ही लोकहित की दिशा का अनुसंधान किया है। कवि के काव्य में छायावाद, रहस्यवाद तथा प्रगतिवाद का पूर्ण समन्वय है। फिर भी कवि किसी वाद का समर्थक नहीं, अपितु वह एकमात्र सौंदर्योपासक, प्रकृति का सुकुमार कोमल कवि ही शेष रहता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। प्रश्न 8, सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत माता कविता में कवि ने परतंत्र भारत की दीनता का जिक्र करते हुए उसके दुख का वर्णन किया है। कवि भारत को भारत से संबोधित करते हुए कहते हैं कि दास्ता में बंधी होने के कारण भारत माता का स्वरूप अत्यंत विषाद से भरा हुआ है। दीनता से भारत माता आंखें झुकाए अपलक नेत्रों से प्रतिभा की तरफ देख रही है। भारत माता के होठों पर चिर और शांत रोदन है। भारत माता युग युग की परतंत्रता के अंधकार विषाद से भर गई है। विषण में भारत माता आज अपने ही घर में प्रवासिनी की तरह हो गई है। भारत माता अनादिकाल से इस परतंत्रता की ज्वाला में जलते जलते अति दिन हो गई है। उसका मत अति दुखी है। आज वह अपने ही घर में एक परदेसी की तरह कैद है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। भारत माता कविता में कवि ने भारत माता को ग्राम निवासिनी कहा है। कवि कहते हैं कि आज मेरी माता की युगों युगों की तपस्या समाप्त हुई। वह अहिंसा रूपी अमृत का दूध पिलाकर अपनी संतान के भय को दूर कर रही है। उनका अहिंसा का सिद्धांत संसार के भय और निराशा को दूर करने वाला है। मेरी भारत माता संसार की माँ है। मानव मात्र के लिए उनके प्रेम भरे अंतस में संतान की माया है। भारत माता कविता में कवि भारतवासियों की आत्मा पर बल देते हुए उनमें चेतना जागृत करते हैं जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक बन पाए हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्रश्न 9, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, कविवर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय चेतना के संवाहक ही नहीं अपितु उसके पोषक और प्रतीक भी थे। उन्होंने अपनी काव्य यात्रा तब आरंभ की थी जब अंग्रेजी सत्ता का मूलोच्छेदन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी थी। चतुर्वेदी जी ने प्रज्वलित हो रही क्रांति की इस ज्वाला को बड़े ध्यान से देखा, उसका आकलन और अनुभव किया। उन्होंने देखा कि इनमें समग्र राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु त्याग समर्पण की आहुति दी जा सकती है। इस प्रकार के अनुभूति के प्रतीकात्मक काव्यों का सृजन और प्रकाशन करना चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन लक्ष्य समझा ही नहीं अपितु निर्धारित किया। इसके महत्व के लिए उन्होंने अतीत का गौरवगान करना आवश्यक समझा। वर्तमान दशा के दुखद, उपेक्षित और असहाय पक्षों को उद्घाटित करते हुए इन्हें राष्ट्रोत्थान के लिए ऋण स्वरूप चित्रित करने वाले राष्ट्रीय कवियों के कविवर माखनलाल चतुर्वेदी का स्थान अत्यंत विशिष्ट और अन्यतम है। चतुर्वेदी जी की काव्य धाराएं राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक चिन्ह हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इनके गीतों में नवजीवन, नवीन रक्त संचार की अपूर्व क्षमता है। वस्तुतः देश की सूखी नसों में उनके गति नई जवानी फूंकते हैं। राष्ट्र के अनेक बलिदानी वीरों ने इनके गीत गाते गाते राष्ट्र की बलि वेदी पर कुर्बानी दी है। कविवर चतुर्वेदी जी का काव्य संसार बहुआयामी फलक से युक्त है। राष्ट्र प्रेम और अध्यात्म पर लेखनी चलाने वाला यह कवि आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण आदि रूपों में प्रकृति चित्रण किया है। कविवर चतुर्वेदी जी की अधिकतर कविताओं में आत्मोत्सर्ग की भावना प्रकट होती है। ऐसी कविताएं उसी काल परिप्रेक्ष्य में रची लिखी गई जो देश की स्वतंत्रता के लिए बलिपंथियों का बड़े ही स्पष्ट रूप से आह्वान करती है। उनकी सुप्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा इसी तथ्य को चरितार्थ करती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठनाओ, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रकृति के मनोरम चित्रों को लोक बिंबों में ढालने वाला यह भारतीय आत्मा अपनी बहुमूल्य काव्य साधना के कारण युग युगांत तक अमर बना रहेगा। क्या आकाश उतर आया है दुबों के दरबार में, नीली भूमि हरी हो आई इन किरणों के ज्वार में। तू समझा? हाँ। प्रश्न 11, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता का भावार्थ लिखिए। उत्तर, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता अज्ञेय द्वारा रचित है।
इस कविता में कवि ने जापान की साम्राज्यिक कुनीतियों को रिक्त हस्त मंदिर पहुंचने पर उभरने वाले मनोभावों का चित्रण किया है। इस कविता में महात्मा बुद्ध के दर्शन की मूलाधार करुणा की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। गौतम बुद्ध द्वारा प्रसारित करुणा की भावना पर प्रकाश डालते हुए कवि ने साम्राज्ञी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है कि प्रकृति के अणु परमाणु में निरंतर बुद्ध की करुणा सुनाई पड़ती है। साम्राज्ञी जीवन की भावानुकूलता तथा सुखात्मक आनंद अनुभूति में भी बुद्ध की करुणा को भूल नहीं पाती। करुणा के कारण ही साम्राज्ञी को अंतरंग और बहिरंग जगत को समझने की शक्ति मिली है। इसी के आधार पर वह जगत की सुखात्मक अनुभूति करती है। मानवेतर जगत में भी कलियों के रूप में विकासोन्मुख बुद्ध की करुणा पेड़ पौधों की शाखाओं पर दृश्यमान रहती है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसी कारण उस करुणा से प्रेरित होकर ही साम्राज्ञी उन कलियों को उनकी शाखाओं से विलग कर बुद्ध के प्रति समर्पित रहने का साहस नहीं जुटा सकी। वह बुद्ध से निवेदन करती है कि मेरे द्वारा लाया गया पुष्प जो दूसरों द्वारा संचित होगा कोई महत्व न रखता और न ही तुम्हारे महान व्यक्तित्व के अनुरूप होता। अतः देव मेरे खाली हाथ आने को क्षमा कर मेरे निवेदन को स्वीकार कर कृतार्थ करो। इस कविता के माध्यम से कवि ने बौद्ध मत के अहिंसा और करुणा की सुंदर अभिव्यक्ति की है। प्रश्न 12, छायावादी काव्य की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, छायावादी कविता हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट महत्व रखती है। डॉक्टर गोविंद राय शर्मा के शब्दों में, आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान हिंदी साहित्य की यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। मानव हृदय की अनुभूतियाँ कविता में नवचेतना से अनुप्रामाणित होकर विविध रूपों में व्यक्त होती हैं। तब कवि अंतर्मुखी भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाता हुआ दृश्यमान जगत की वस्तुओं में अलौकिक सत्ता का आभास पाकर अपनी अनुभूतियों की विस्तृत लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक मनोरम शैली में करता है। तब उसकी कविता छायावाद के रूप में हमारे सामने आती है। छायावाद में कवि भावानुभूति और उसकी अभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति का अनुसरण करता है। इस काव्य धारा को यह नाम सर्वप्रथम काव्य के रूप में दिया गया। जैसा कि छायावादी कवि पंत की अरुचि से स्पष्ट होता है कि छायावाद नाम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यह तो द्विवेदी युग के आलोचकों द्वारा नई कविता के उपहास का सूचक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कालांतर में छायावाद शब्द साहित्य में विशेष स्थान पा गया, अतएव इसका प्रयोग भी विशेष अर्थ में होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का कथन है कि बंगला में प्रतीकात्मक अध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा जाता था। अतः उनके अनुकरण पर हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाओं के लिए छायावाद नाम चल पड़ा। महादेवी वर्मा ने इस कविता के नामकरण के विषय में कहा है, सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका है कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो मानव भी उपयुक्त लगता है। वास्तविकता यह है कि छायावाद नाम एक काव्य धारा विशेष के लिए ऋण हो गया है। अतः छायावाद नाम को लेकर अधिक ऊहापोह करना अनावश्यक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की परमात्मा में, यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र का विचार है, छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह भी मानते हैं। If it's lying,